हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 10 और अध्याय का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह चौथा वीडियो है। अगर आपने वो सभी वीडियो जो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सीरीज में आपको मैं 11th का कंप्लीट बायोलॉजी तैयार कराने वाला हूं। तो इसी क्रम में मैंने 9 चैप्टर का वीडियो भी कंप्लीट कर दिया है। उनका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पश्चावस्था हमें ये पढ़ना था। चलिए शुरू करते हैं। तो पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बने। देखिए यहाँ पे ये वाले जो गुणसूत्र थे वो दोनों एक अलग चल जाते हैं और ये अलग होने लगते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? ये संतति केंद्रक का गुणसूत्र ये जाकर के बन जाएंगे, जिसे संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। वे विपरीत ध्रुवों के जाने लगते हैं जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर चले जाते हैं, तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर होता है, जो गुणसूत्रों की ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पीछे आती हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। देखिए, ये देखिए गुणसूत्र हैं कई ठो। ये इधर चले गए हैं ध्रुव की तरफ और ये भी चले गए हैं ध्रुव की ओर। ये गुणसूत्र बिंदु हैं जो इनको क्या करती है? ध्रुव की तरफ खींच के लाती है। ये इस ध्रुव की तरफ लाती है और ये उस ध्रुव की तरफ खींच करके लाती है। ठीक है, अब इसके देखिए पश्चावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या है? तो गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगता है। जैसे देखिए अर्ध गुणसूत्र अलग हुआ, अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। वही हुआ, देखिए अर्ध गुणसूत्र क्या हुआ? ये इधर चला गया एक ध्रुव की तरफ और दूसरे ध्रुव की तरफ दूसरा वाला चला गया। अब चलिए जानते हैं अंत्यावस्था के बारे में। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र को जो क्रमवार अपने ध्रुवों पर चले जाते हैं, असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है, वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो वहां पे एक सिंगल सिंगल ये गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे थे, वो अब देखिए एक सिंगल दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? वो अपनी संपूर्णता को खो देते हैं, यानी असंघनित हो जाते हैं और एक साथ ये पूरा हो जाते हैं। ठीक है, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं एक समूह के रूप में। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्र हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। जैसे देखिए उस समय ये पृथक मतलब अलग अलग ये गुणसूत्र थे, अब वो पहचान समाप्त हो गई है, सभी एक साथ हो गए हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। देखिए यही वाला जो आपको येलो से दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये केंद्रक झिल्ली, दोनों के चारों तरफ क्या होता है? केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोल्जिकाय व अंतर्द्रव्य जालिका का पुनर्निर्माण होता है। और बाकी जो कोशिकांग होते हैं जैसे केंद्रिका है या फिर गोल्जिकाय है, वह अंतर्द्रव्य जालिका है, उनका पुनर्निर्माण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब कोशिका द्रव्य विभाजन। सूत्री विभाजन के दौरान गुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रक में संपृथक होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। तो जो द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति होता है वो क्या होता है? केंद्रकों में पृथक होने लगता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक विभाजन। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था अंत्यावस्था में कि क्या होता है कि गुणसूत्र दोनों तरफ अलग हो जाते हैं और उनपे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आ जाती है। और बाद में क्या होता है, जो अब केंद्रक झिल्ली तो अलग अलग हुई, मतलब दो केंद्रक बन गए और बाकी क्या बचा रहता है? तो कोशिका द्रव्य ही। तो कोशिका द्रव्य भी क्या होता है?
कि इस प्रक्रिया द्वारा बाद में कोशिका विभाजन हो जाता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। ठीक है, प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने के संपन्न होता है। खांचों में लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, अतः इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। तो अब देखिए ये क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए ये कोशिका द्रव्य था, यहाँ पे देखिए एक खांचा बन जाता है ऐसे, ये यहाँ पे खांचा बन गया और यहाँ पे खांचा बन गया। खांचा बनने के बाद क्या होगा, ये इधर से टूट जाएगा, ये इधर से टूट जाएगा, सट जाएगा दोनों, और वहीं से देखिए यहाँ पे फिर दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो बचता है ये पादप कोशिका, उसमें तो अलग से कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति का जो विभाजन होता है वो भी अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा उसका समापन हो जाता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। अब देखिए, अब इसमें जो कोशिका भित्ति टूटा होगा वो क्या होता है, अब केंद्रक में कोशिका भित्ति बनेगा, यानी इस क्षेत्र में, और वो कोशिका भित्ति बनते बनते बाहर आकर के इससे जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं। तो देखिए, जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, वो एक साधारण रचना से होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका पट्टिका, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। अब पहले से कोशिका भित्ति थी कुछ, अब उसमें और नई वाली बन गई, तो ये क्या दिखाती है कि ये मध्य पट्टिका है, क्योंकि बीच में बनी है ना। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया व प्लेटलेट्स लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। अब देखिए, कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, ये देखिए मान लीजिए कोशिका है, उसमें एक केंद्रक था और ये केंद्रक था, बाद में केंद्रक में क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो अब ये कोशिका तो वही है, अब इसमें केंद्रक विभाजन हो गया, तो अब क्या बन गए, दो केंद्रक हो गए। ठीक है, दो केंद्रक हो गया। इसमें क्या होता है, अब दो केंद्रक हो गया, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, तो कोशिका द्रव्य किधर होगा, ये सब होगा। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, तो जिससे क्या होता है, कोशिका एक ही रहती है लेकिन उसमें कई केंद्रक बन जाते हैं, जैसे दो केंद्रक, तीन केंद्रक, चार केंद्रक। आप ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे दो केंद्रक बने थे, ऐसे ही दो केंद्रक से चार केंद्रक बन सकते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा तो एक ही कोशिका में कई सारे केंद्रक बन जाएंगे। ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को संघ कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कोशिका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघ कोशिका। जिसमें एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हों उसे हम लोग कहेंगे संघ कोशिका। और इसका उदाहरण आप नारियल का जो तरल भ्रूण पोष होता है, जो नारियल का पानी आप समझ कहते हैं, उसमें होता है। उनकी जो कोशिकाएं होती है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। अब जानते हैं कोशिका सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। इसका क्या महत्व है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और आप इसको जानने के बाद आपको भी महसूस होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि जो भी जीव है उनके शरीर में जितनी सारी वृद्धि होती है वो सूत्री विभाजन द्वारा होती है। उनमें जो मरम्मत का कार्य होता है वो भी उसी के द्वारा होता है। ठीक है, अब जो नए अंग बनते हैं या अंग में वृद्धि होती है ये भी इसी के द्वारा होता है। चलिए जान लेते हैं। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। तो किसमें होता है सूत्री विभाजन, केवल द्विगुणित होता है। यदि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों व सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसमें होता है, तो द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। लेकिन कुछ एक गुणित मतलब अगुणित कोशिका भी है, वहां पे भी ये सूत्री विभाजन होता है। जैसे मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होती है, उसमें कोई अगुणित रहते हैं, इसके बावजूद भी उनमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और इसका मैंने जैसे आपको बताया कि इसका क्या है, हमारे प्राणी के जीवन में बहुत महत्व है।
क्या क्या है उसको भी जान लेते हैं। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? हाँ, तो मैंने आपको बताया है अगुणित किसमें, नर मधुमक्खी में, और द्विगुणित कीट तो बहुत सारे हैं, जो वही मादा मधुमक्खी होती है वे द्विगुणित होती है। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान अनुवांशिक अवयव वाली होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए गुणसूत्र तो आधे होते नहीं है, केवल क्या होता है कि उनकी प्रतिकृति बनती है, मतलब उनका कॉपी बन जाता है, इसलिए उनकी जो अनुवांशिक पहचान होती है वो बदलती नहीं है, यानी अनुवांशिक विभिन्नता उनमें उन कोशिकाओं में नहीं आती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। ठीक है, तो देखिए ये सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन से कहते हैं, इसी के कारण जो जीवधारी होते हैं या कोई भी प्राणी है उसके शरीर में वृद्धि होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। अब इसमें क्या होता है कि कभी मान लीजिए कोशिका है और उसके बीच में केंद्रक है, तो कभी केंद्रक और मतलब ये जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है इसके बीच का अनुपात हमेशा मेंटेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कभी क्या होगा, केंद्रक बड़ा हो जाएगा, यानी केंद्रक अनुपात बढ़ जाएगा, कोशिका द्रव्य का कम हो जाएगा, तभी विभाजन होता है। या फिर कभी क्या होगा, कोशिका द्रव्य ज्यादा हो जाएगा और केंद्रक छोटा रह जाएगा, इस पर भी विभाजन हो जाता है ताकि दोनों का अनुपात मेंटेन रहे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। मैंने आपको बताया रिपेयर होता है, मरम्मत होता है। इसलिए कोई कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, हमारा हाथ कहीं से कट जाता है या शरीर का कोई भी त्वचा कट जाती है या किसी कारण उसमें नुकसान पहुंच जाता है, तो इसी विभाजन द्वारा उसकी पूर्ति होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। वैसे ही हमारा जो त्वचा है, अब अधिचर्म यानी जो सबसे ऊपरी त्वचा है, वो देखिए कई तरह से क्या होता है, कभी कपड़े से लग करके उसमें रगड़ पड़ जाती है और वो कोशिका नुकसान हो जाता है। या फिर जो हमारा आहार नाल है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, उसमें भोजन के जाने से कुछ कोशिकाओं का नुकसान हो जाता है। या फिर जो रक्त है वो रक्त इधर उधर चले जाते हैं शरीर में, जाते वक्त उनकी कोशिकाएं में नुकसान हो जाता है, जिसकी पूर्ति समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया समसूत्री विभाजन के बारे में। यह वीडियो कैसा लगा है आप लाइक करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।